हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और राजस्थान करंट अफेयर्स इस वीक का देखते हैं। ठीक है, बहुत फैक्चुअल न्यूज़ नहीं है, लेकिन दो तीन इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं और वैरायटी की न्यूज़ हैं। आपके एनवायरनमेंट की भी न्यूज़ है, आपकी स्पोर्ट्स की भी है, एडमिनिस्ट्रेशन की भी है, तो थोड़ा सा फोकस करके चलेंगे। ठीक है, ओके। फर्स्ट न्यूज़, इंडिया का पहला इंटरनेशनल टाइगर म्यूजियम जो बन रहा है वो अलवर में बन रहा है, राजस्थान में। ठीक है, किसने अनाउंस किया? भूपेंद्र यादव जी ने अनाउंस किया। ये इंडिया के एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, और इन्होंने ही अनाउंसमेंट किया। ठीक है, यहाँ लिखा है द म्यूजियम विल फोकस ऑन टाइगर कंजर्वेशन, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, एजुकेशन। ये म्यूजियम का किस नाम से म्यूजियम खुल रहा है? टाइगर के नाम से खुल रहा है। ठीक है, और टाइगर की जितनी भी स्टोरी है इंडिया में, टाइगर स्टोरी जो है वो सब कुछ इस म्यूजियम में एक्सप्लेन की जाएगी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। इंटरैक्टिव एग्जिबिट्स होंगी, ऑडियो विजुअल एवी सिस्टम्स होंगे। ठीक है ना, और वहां पर रियल टाइम टाइगर लाइफ भी ट्रैक करी जाएगी, है ना। रियल टाइम टाइगर लाइफ दिखाएंगे वहां पे, जो एनिमल्स के ऊपर, हाउ डू यू से दिस, एम स्ट्राइप्स का नाम सुना है आपने, है ना। इनसे अपन टाइगर को ट्रैक करते हैं। इन्हीं को यूज करके आपको लाइव टाइगर एक्टिविटी क्या है कंट्री में, उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, फॉरेस्ट एक्सपर्ट्स होंगे, वाइल्ड लाइफ रिसर्चर्स होंगे, टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट होंगे जो कि इस म्यूजियम को बना रहे हैं। और राजस्थान ने ऑलरेडी अच्छा सक्सेस दिखाया है टाइगर कंजर्वेशन में। ठीक है, कैसे? 2006 में राजस्थान में 32 टाइगर्स थे। 2006 में 32 टाइगर्स थे। 2022 में ये नंबर बढ़ के 85 हो गया था। लास्ट काउंट है 2022 में 85 टाइगर्स थे। ठीक है, और राजस्थान में जितने भी जहां पे भी टाइगर्स को कंजर्व किया जाता है ना, नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, तो उनमें ये 5 नाम आते हैं। रणथंभौर आपका सवाई माधोपुर में है ना। सरिस्का ये आपका अलवर में है। इसके बाद में आपका आता है मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स आपका कोटा में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है ये रामगढ़ विषधारी, ये आपका बूंदी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये फैक्ट है, ये याद होने चाहिए, है ना। रामगढ़ विषधारी आपका बूंदी में पड़ता है। और लास्ट आपका आता है धौलपुर करौली। नाम से ही पता चल रहा है कहां पर है, धौलपुर करौली। ठीक है, ये आपके 5 ऐसे टाइगर रिजर्व के एरियाज हैं, नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जहां पर टाइगर कंजर्वेशन को सीरियसली लिया जाता है। और राजस्थान में टाइगर्स मिलते भी इन्हीं जगहों पे हैं। ठीक है, राजस्थान को वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का एक हब बनाने की कोशिश की जा रही है। एनवायरमेंटल एजुकेशन दी जाएगी और रिसर्च के लिए भी म्यूजियम को यूज किया जाएगा। क्योंकि सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास में है, तो मैं एक आइडिया देती हूँ। जैसे म्यूजियम बन रहा है ना, अभी तक हमें ये जानकारी नहीं है कि ऐसा कुछ सोचा है या नहीं, पर अलवर में ही बन रहा है और अलवर में ही सरिस्का टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए कि आप म्यूजियम में आपने पूरी की पूरी जानकारी ले ली है टाइगर के बारे में, टाइगर की हिस्ट्री, इंडिया में क्या क्या एफर्ट्स चल रहे हैं, क्यों जरूरी है उनको बचाना, एवरीथिंग वट एवर देर इज टू लर्न अबाउट टाइगर्स। ठीक है, और फिर बाद में ना उनको जो भी वहां पे विजिटर्स हैं उनको एक शॉर्ट टूर पे ले जाना चाहिए सरिस्का में, और वहां पर टाइगर्स दिखाने चाहिए कि देखो हम इनकी बात कर रहे थे, है ना। इंटरेस्टिंग हो जाएगा ना, कितनी फन ट्रिप हो जाएगी सबके लिए, सीखने को भी मिल जाएगा, एंड यू विल गेट टू सी सम मैजेस्टिक एनिमल्स। ठीक है, अलवर में है। अलवर ऑलरेडी इकोलॉजिकली और कल्चरली बहुत रिच है। गॉसिप हो गई बस, इधर ध्यान देंगे अब। म्यूजियम क्यों बनाया जा रहा है? ताकि पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके टाइगर कंजर्वेशन को लेकर और उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी। ठीक है, हम चाहते हैं कि यूथ एजुकेट हो और टूरिस्ट को इंटरैक्टिव लर्निंग का मौका मिले। ऑडियो, हाँ, और एवी स्क्रीन, हाँ ठीक है, वही है, स्मार्ट स्क्रीन। और यहाँ पर लाइव टाइगर, ये मैंने पढ़ा था एंड आई वाज वेरी इंटरेस्टेड टू सी कि जो लाइव एक्टिविटीज टाइगर्स की चल रही होगी वो वहां पर हमें स्क्रीन में देखने को मिलेंगी। इससे बायोडाइवर्सिटी को प्रमोशन मिलेगा और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस भी हमारी दिखेंगी। ठीक है, हम बचाना चाहते हैं देश दुनिया के जानवरों को, क्योंकि इकोसिस्टम को कंजर्व करना जरूरी है। ठीक है, इसका डिजाइन और स्ट्रक्चर, इसमें डिजिटल फॉरेस्ट एग्जिबिट्स होंगे, टाइगर कॉरिडोर्स होंगे और लाइव डेटा विजुअल्स, इसमें मैंने लिखा है, आई थॉट मैं भूल गई,
लाइव डेटा विजुअल्स होगी टाइगर पॉपुलेशन की, ठीक है। कंजर्वेशन सक्सेस स्टोरीज दिखाई जाएंगी, थ्रेट्स बताए जाएंगे कि टाइगर्स को किस चीज से खतरा है, कैसे हमें उन खतरों से लड़ना है, कैसे उनको दूर करना है और टाइगर्स को बचाना है, क्यों बचाना है, सब कुछ इसमें बताया जाएगा। राजस्थान का क्या रोल है, अच्छा यहाँ मेंशन्ड है, ठीक है। मैंने आपको 2 और बताए हैं, है ना, रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स यहाँ पर मेंशन है, मैंने आपको 2 और बताए हैं। राजस्थान ने अच्छा रिजल्ट दिया है टाइगर कंजर्वेशन में। बेस्ट रिजल्ट्स टाइगर कंजर्वेशन के मध्य प्रदेश से आए हैं, लेकिन राजस्थान का भी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है, हमने ग्रोथ दिखाई है टाइगर कंजर्वेशन में, हमने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाया है, ठीक है। राजस्थान में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, इको टूरिज्म होगा, सीधी सी बात है, एजुकेशनल टूरिज्म भी बढ़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, रिसर्च करने की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, इससे इंडिया में राजस्थान की और दुनिया में इंडिया की पोजीशन जो है टाइगर कंजर्वेशन में उसको बूस्ट मिलेगा, ठीक है। ये दूसरा है, ये चीता वो हमने पढ़ा टाइगर के लिए, और ये हम पढ़ेंगे चीता के लिए, ठीक है। इंडिया में चीता कहाँ से लाए गए थे, पहले न्यूज बताऊं या पहले फैक्ट बताऊं, क्या करें बताओ, पहले फैक्ट बता देते हैं, ठीक है। इंडिया में चीता लाए गए थे नामीबिया 2022 में, है ना, और उनको हमने, जितने भी चीता हम लाए थे उनको हमने सेटल कराया है कूनो में। कहाँ पे सेटल कराया है, कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। और 2023 में फरवरी में हम और चीताज लेकर आए, और इस बार हम चीताज लेकर आए साउथ अफ्रीका से। कहाँ लेकर आए, कहाँ से लेकर आए, साउथ अफ्रीका से। कब लाए, 2023 में। और ये जो चीताज हम लेकर आए थे, ये चीताज भी हमने कूनो नेशनल पार्क में ही सेटल कराए हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये जो चीताज हैं, हम चाहते हैं कि और जगहों पे भी चीताज हों, ठीक है। तो उसके लिए ये वाला एरिया नोटिफाई किया है कि हम इस एरिया को चीता कॉरिडोर बनाएंगे, और यहाँ पर चीताज ओपनली अपना घूम फिर सकते हैं, ठीक है। ओके, अ न्यू चीता कॉरिडोर इज बीइंग डेवलप्ड इन राजस्थान कनेक्टिंग कूनो नेशनल पार्क, ठीक है, ये रहा कूनो नेशनल पार्क, आपको यहाँ मिलेगा, आपको नॉर्थ ऑफ मध्य प्रदेश में, ठीक है। और कॉरिडोर विल कवर 7 डिस्ट्रिक्ट्स, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर, करौली, तो 6 ही हुए। बूंदी भी है इसमें, BUNDI, इसमें बूंदी भी आता है, ठीक है। और इनको लिंक किया जाएगा मध्य प्रदेश के, यहाँ पर श्योपुर, शिवपुरी, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स पड़ते हैं, ग्वालियर, मुरैना, ठीक है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स पड़ते हैं, और ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स मिलके यहाँ पर मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स और यहाँ पर राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स, इनको हमने एक बंच बनाया है जहाँ पर हम चीताज का फ्री एंड ओपन मूवमेंट चाहते हैं। कॉरिडोर को प्रोजेक्ट चीता के अंडर में ही बनाया जा रहा है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, NTCA और मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार मिलकर कर रहे हैं ये काम, ठीक है। मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ। ओके, इंडिया में चीता, एक फैक्ट भूल रहे थे ना अपन, यहाँ करते हैं। ओके, ये क्यों कूनो नेशनल पार्क की आपकी पोजीशन है, ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं प्री में, MCQs में। कूनो नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, ठीक है, या फिर मध्य प्रदेश में टाइगर कंजर्वेशन के लिए कौन सा नेशनल पार्क चूज किया गया है, कूनो नेशनल पार्क चूज किया गया है, समझ में आ गया। ओके, प्रोजेक्ट चीता में चीता कहाँ से राजस्थान में एंटर करेंगे, कूनो नेशनल पार्क, तो इसलिए मैंने ये इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जरूरी है क्वेश्चन। ओके, मैं बता रही थी आपको 1952 में इंडिया से चीताज एक्सटिंक्ट हो गए थे, और इस वक्त जो एशियाटिक चीता है, क्या नाम लिया मैंने, एशियाटिक चीता, ये है सिर्फ और सिर्फ ईरान में। तो हमने ईरान से क्यों नहीं लिए चीता, हमें अफ्रीका क्यों जाना पड़ा, वहां पर तो डिफरेंट टाइप ऑफ चीता होंगे, मतलब ठीक है, मेन स्पीशीज जो है वो तो चीता ही होने वाली है, बट वो अफ्रीकन चीता हैं, तो हम एशियाटिक चीता जब ईरान में ऑलरेडी हैं, तो हम अफ्रीका क्यों गए, हम अफ्रीका इसलिए गए क्योंकि ईरान में चीताज बहुत ज़्यादा क्रिटिकली एंडेंजर्ड लेवल पे हैं, तो हम उनके यहाँ से चीता उठा के यहाँ ले आए, और यहाँ पर बाई चांस वो चीता सर्वाइव नहीं कर पाते, जो भी कारण होता, पोचिंग हो जाती या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती, उनकी तबीयत खराब हो जाती, ठीक है, तो हम ऑलरेडी क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल जो है हम उसको और खतरे में डाल देते, वो एक्सटिंक्शन के और पास आ जाते। तो हमने ईरान से चीता नहीं लिए, हमने अफ्रीका से लिए। हमारा फर्स्ट बैच आया था नामीबिया से, सेकंड बैच आया था 2023 में साउथ अफ्रीका से, ठीक है। ये प्रोजेक्ट चीता के बारे में बेसिक। आपका जो कॉरिडोर है वो 17,000 स्क्वायर किलोमीटर्स की रेंज का है। कॉरिडोर में क्या क्या लिंक होगा, मुकुंदरा हिल्स, शेरगढ़ सेंचुरी और अदर फॉरेस्ट पैचेस। अभी अदर फॉरेस्ट पैचेस जैसे नाम से लिखने की जरूरत नहीं है, आप इतना भी ध्यान रख लेंगे कि राजस्थान का साउथ ईस्ट पोर्शन और मध्य प्रदेश का नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट पोर्शन जो है, वहां उस पूरे एरिया को प्रोजेक्ट चीता के लिए सेलेक्ट किया है, ठीक है।
3 स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, ऑब्वियस सी बात है। ऐसा नहीं है कि मतलब है ना चीतास को ये पता है कि अरे यहाँ से तो उत्तर प्रदेश स्टार्ट हो गया, मुझे यहाँ नहीं जाना, ऐसा नहीं होता है। फॉरेस्ट एरियाज जो होते हैं वो बॉर्डर फ्री होते हैं, ठीक है। तो इसलिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये तीनों स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं, हम चीता बचाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चीता कंजर्वेशन प्लान है इंडिया का। प्रोजेक्ट चीता का क्या कॉन्टेक्स्ट है, हमने क्यों चीता प्रोजेक्ट चीता क्यों लॉन्च किया, क्योंकि 1952 में इंडिया में से चीता एक्सटिंक्ट हो गए थे और हमने सबसे पहले चीतास को कूनो नेशनल पार्क में ही इंट्रोड्यूस किया है। इंटरस्टेट कॉरिडोर स्ट्रैटेजी है, इसी बारे में अपन बात कर रहे हैं कई देर से। और कंजर्वेशन का एरिया क्या है, 17,000 स्क्वायर किलोमीटर, ये वापस रिपीट हो गया। 450 नोटिफाइड फॉरेस्ट ब्लॉक्स बनाए गए हैं, 450 नोटिफाइड फॉरेस्ट ब्लॉक्स। ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इनके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, आपको ये लर्न करने पड़ेंगे। राजस्थान का क्या कंट्रीब्यूशन है, 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अभी अपन ने पढ़ा था, है ना। कोटा, बूंदी, बारां, चित्तौड़गढ़, करौली, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये इसमें इन्वॉल्व हैं। स्टेट की क्रिटिकल ज्योग्राफिकल और इकोलॉजिकल रोल निभाने के लिए तैयार हैं। एग्जिस्टिंग रिजर्व्स जो हैं उसका स्पिल ओवर होगा, इको टूरिज्म पोटेंशियल है, ये सब अपन जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। जहां पर भी अगर सरकार कुछ नया करने की कोशिश कर रही है तो कोशिश करके देखो कि क्या वहां पर टूरिज्म डेवलप हो सकता है। अगर टूरिज्म डेवलप होगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डेवलप होंगी, और अगर कुछ भी एनवायरमेंट से रिलेटेड है तो वो क्लाइमेट चेंज में हेल्प करेगा, इकोसिस्टम प्रोटेक्शन में भी हेल्प करेगा, ठीक है। समझ में आ गया। ये सारी चीजें कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो लाजमी होते हैं, आने होते हैं, लगाने होते हैं, ठीक है। ओके, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है उसमें रिडक्शन आएगा, है ना, और जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ेगी। आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, एशियाटिक लाइन कहाँ पाए जाते हैं इंडिया में? एशियाटिक लाइंस हैं गिर नेशनल पार्क में, जो कि है गुजरात में, है ना। गिर शासन गुजरात में है, एशियाटिक लाइंस पाए जाते हैं। एक बार बीच में बात चली थी कुछ साल पहले, मुझे याद है, अराउंड अ डेकेड अगो, कि ये जो लायंस हैं, ये जिसको गिर की शान, गुजरात की आन, ये सब बोलते हैं, इन लायंस को इंडिया के कुछ और नेशनल पार्क्स में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में हम इंट्रोड्यूस कराएं, ताकि हमारे पास में वैरायटी हो, ठीक है। अब पॉलिटिक्स की बात अलग है, लेकिन ये अल्टीमेटली कैंसिल हो गया था। तो इसका सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ये आया था कि आपने ये जो प्लान है आपका लायंस को फैलाने का कंट्री वाइड, इसको कैंसिल करके गलती कर दी। क्यों? क्योंकि जब एनिमल एक ही जगह रहता है तो वो एक ही टाइप के एनिमल से मेट करेगा और उनके एक ही टाइप के बच्चे होंगे, और जब वो वापस रीमेटिंग की सर्किल बनेगी तो इसको इंसेस्ट बोलते हैं, है ना। एक ही फैमिली में मेटिंग हो जाती है, और जब एक ही फैमिली में मेटिंग होती है तो बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के उभरने का खतरा होता है, जिसके कारण आपका फिर एक लायन पॉपुलेशन आपकी जीरो हो जाएगी एक दिन ऐसे, ठीक है ना। तो इसलिए ये चीज गलत है। आपको एनिमल्स को जितनी ज्यादा जगहों पे हो सके इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ताकि उनकी वैरायटी बनी रहे। यहाँ लिखा है जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। इसीलिए चीतास को भी कूनो नेशनल पार्क से निकाल के हम चाहते हैं कि और जगहों पे वो फैलें, और जगहों पे रहेंगे, और मेटिंग होंगी, और जेनेटिक डाइवर्सिटी बनेगी, ठीक है। यही लॉजिक है। मैंने उस वाली न्यूज से इसलिए लिंक किया है ताकि, क्योंकि वो न्यूज है एक्चुअली, दिस वाज अ बिग थिंग एट द टाइम। इकोलॉजिकल बैलेंस होगा एरिड जोन्स में भी, ओके। स्ट्रेटेजिक वाइल्ड लाइफ लिंकेज समझ में आ गया अपन को, ये तो सीधी सीधी बात है। लॉन्ग टर्म कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है, और सेंट्रल इंडिया के रीजन से हम चाहते हैं नॉर्थ वेस्टर्न ड्राई जोन्स, सेंट्रल इंडिया में है मध्य प्रदेश, और राजस्थान नॉर्थ वेस्ट ड्राई जोन है, एरिड स्टेट है। तो हम चाहते हैं कि इस पूरे एरिया में वाइल्ड लाइफ मूवमेंट बना रहे। ऑलरेडी इस टाइप का एलिफेंट कॉरिडोर देखा गया है जो कि साउथ इंडिया में है। तमिलनाडु, केरला में बहुत सारे एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं, बहुत सारे एरियाज हैं जो कि एलिफेंट्स के लिए नोटिफाई किए गए हैं, वो वहाँ पे से फ्रीली मूव करते हैं। कई बार वीडियोस देखी है कि मतलब लोग है ना सड़क पे से ऐसे चल रहे हैं और सामने से एलिफेंट्स की पूरी वो एक टोली जा रही है ना। तो वो ऐसे ही फ्रीली मूव करते हैं। तो हम चाहते हैं कि चीतास के साथ में भी ऐसा हो। हम नहीं चाहते कि पब्लिक के साथ में उनका ज्यादा क्या कहते हैं दोस्ती हो जाए, मिलना जुलना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम चाहते हैं कि उनका फ्री मूवमेंट हो सके, ईजी मूवमेंट हो सके, ठीक है। चलो, डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन का आर्ग्यूमेंट जो है, डेवलपमेंट अपनी जगह है, कंजर्वेशन अपनी जगह है, मैं इतना ही बताऊंगी, ये सबको पता है ये पॉइंट। फ्यूचर आउटलुक क्या है, हम चाहते हैं कि और इस तरीके के कॉरिडोर्स हम कंट्री में और जगहों पे और एनिमल्स के लिए भी लेकर आए, ठीक है। फिर है आपकी स्पोर्ट्स की न्यूज है, 2-3 स्पोर्ट्स की न्यूज है आज। एक आपकी राजस्थान पुलिस की न्यूज है, एक आपकी जुडिशरी की न्यूज है, ठीक है। ओके, सब जूनियर एशियन रेसलिंग कंपटीशन में भीलवाड़ा की अश्विनी बिश्नोई जी ने गोल्ड जीता है, और इन्होंने 3 बार गोल्ड जीता है। ये बहुत बेसिक से फैक्ट्स हैं, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, इसमें मेरे समझाने का कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे बोल देती हूँ सो दैट आपके माइंड में आ जाए, बट कि इसको तो लर्न करना पड़ेगा बढ़िया एकदम बैठ के,
और लपाटप लपाटप, ठीक है। ये आपका वियतनाम में हुआ था। अश्विनी बिश्नोई जी जो है वो 17 इयर्स की हैं और इन्होंने तीसरी बार गोल्ड जीता है। 19, 23 और 25 इन सालों में इन्होंने गोल्ड जीता है, ठीक है। इन्होंने फाइनल में चाइना को हराया, अलग ही मजा है उस बात का भी। और 62 केजी फ्री स्टाइल में फाइट करती हैं, राजस्थान से हैं और रूरल बैकग्राउंड से हैं, पुअर बैकग्राउंड से हैं। इनके कोच का नाम कल्याण सिंह है ना। और ये इनका स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड है, कहाँ पर क्या फाइट करी और किसको हराया और मेडल पाया, ठीक है। समझ में आ गया अंडर 15 की कैटेगरी में। फिर उसके बाद हाँ बाय द वे इंडिया आज तक इनके पास में 14 गोल्ड लेवल्स हो चुके हैं, स्टेट, कंट्री और इंटरनेशनल लेवल के तीनों मिला के। उसके बाद में इनका ये ट्रेनिंग रूटीन है, ये इनके लिए कम, ये आपके लिए ज़्यादा है। इस तरह से पढ़ाई करनी है, रोज 8 से 9 घंटे 10 घंटे आपको पढ़ना है। इसी में आपको मॉक टेस्ट भी सॉल्व करने हैं, इसी में आपको रिविजन भी करना है। 5 to 6 आवर्स उनका रोज का मॉर्निंग का होता था, 3 to 4 आवर्स वो इवनिंग में ट्रेनिंग लेती थी, ठीक है। पॉलिसी रिलेवेंस में अच्छा इसमें आपको स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, या फिर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं उनको आप कैसे इन्वॉल्व कर सकते हो स्पोर्ट्स में, या फिर मेन स्ट्रीम उनको कैसे ला सकते हैं, ठीक है, उस चीज के लिए है। राजस्थान गवर्नमेंट एथलीट्स और एथलेटिक्स के लिए क्या कर रही हैं उनके लिए अच्छा क्वेश्चन है। विमेन एम्पावरमेंट का कोई क्वेश्चन आएगा उसके लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। ओलंपिक पोटेंशियल लाइन में ऑब्वियसली बात है, इतने सारे गोल्ड जीत रखे हैं तो फिर वो ऐसा तो है नहीं कि मतलब सजाने के लिए जीते हैं। अल्टीमेट गोल इज ओलंपिक्स, राइट। ओके, ये आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की न्यूज है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना, गरीबी मुक्त ग्राम है ना, पावर्टी फ्री विलेजेस, गरीबी मुक्त ग्राम योजना है। पावर्टी एलिवेशन के लिए राजस्थान सरकार लेकर आ रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना को लॉन्च किया गया है टू एम्पावर बीपीएल रूरल फैमिलीज। बीपीएल कौन से होते हैं? बिलो पावर्टी लाइन, ठीक है। अब ये पावर्टी लाइन वाली जो डेफिनेशन है कि डेली कितना अर्निंग होनी चाहिए, अगर उतनी नहीं होती है तो पावर्टी लाइन के नीचे है, अगर उतनी होती है तो एपीएल है, अब पावर्टी लाइन है। ये जो लाइन है ना इसकी डेफिनेशन चेंज होती रहती है, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखी एवरी सॉरी डेली इनकम क्या होनी चाहिए, है ना, या जो ईयरली इनकम का जो ग्राफ आता है वो कितना होना चाहिए, ये चेंज होता रहता है। तो इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पर आपको बेसिक ही लिखा है कि बीपीएल एक्चुअली होते कौन है, राइट। इनको अपलिफ्ट करके अबव पावर्टी लाइन लाने का फैसला सपना देखा है। और फर्स्ट फेज में 5000 विलेजेस को टारगेट किया जा रहा है जिसमें इतनी फैमिलीज हैं, फैक्ट है आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट फेज के लिए 300 करोड़ एलोकेट किए गए हैं, 300 करोड़ रुपीज एलोकेट किए गए हैं। जो फैमिलीज, और यहाँ पे लिखा हुआ तो ऑलरेडी है, लेकिन ऑलरेडी की बजाय यहाँ पे होना चाहिए खुद से, खुद की मेहनत से बीपीएल थे और अपनी खुद की मेहनत से, अपने खुद के काम से वो अबव पावर्टी लाइन आ गए हैं, तो उनको एक आत्मनिर्भर परिवार कार्ड दिया जाएगा और उनको रिवॉर्ड भी किया जाएगा, ठीक है। ट्राई मंथली रैंकिंग और डिस्ट्रिक्ट अवार्ड्स, ये अवार्ड्स हैं, ये रहे, ठीक है। फोकस आपका होगा, इनका है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है जनधन योजना, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि जो मेन स्ट्रीम बैंकिंग सिस्टम है उनके अंदर उनको इन्वॉल्व किया जाए, इसी के लिए जनधन योजना भी आई थी, है ना। गुड। वो याद है वो रुपे कार्ड की स्कीम, प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि जीरो बैलेंस का अकाउंट खोल रहे हैं, वो यही है। और उनको दूसरी स्कीम्स से भी हम कन्वर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स एक्चुअली सैड कि इट्स आधा साल चला गया 2025 का, हम 21st सेंचुरी की क्वार्टर को कवर कर चुके हैं और अभी भी हम बिलो पावर्टी लाइन की बातें कर रहे हैं। ओके, रूरल राजस्थान में पावर्टी एलिवेशन करने की स्कीम है, विलेजेस को पावर्टी फ्री, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। इंसेंटिव क्या है सेल्फ रिलायंस का? 21,000 दिए जाएंगे, ये मैंने बोला ना, जो हु मूव आउट ऑफ ऑन देयर ओन एफर्ट्स, अपनी खुद की मेहनत से अगर पावर्टी लाइन से ऊपर आ रहे हैं तो उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा 21,000 रुपीज का। डिग्निटी बेस्ड रिकॉग्निशन और मोटिवेशन किया जाए, हम चाहते हैं कि वो खुद ही हो जाए, सरकार नहीं चाहती कुछ खास उनके लिए अलग से करना, हम चाहते हैं, सरकार चाहती है कि वो खुद ही मेहनत करके अबव पावर्टी लाइन आ जाए, ठीक है। ओके, बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन, हम ओके ये लो, हमने कब का डेटा यूज किया है इनको डिफाइन करने के लिए कि वो बीपीएल है या एपीएल है? 2002 का डेटा डिफाइन किया है, हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं, अभी 23 साल पीछे चल रहे हैं हम। बीपीएल सेंसस 2002 का जो है उसके ऊपर इसका डेटा तैयार किया गया है, फिजिकल सर्वे कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट फेज का और गवर्नमेंट पोर्टल, ठीक है, वेरीफाइड डेटा ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। उसके बाद में स्कोप ऑफ फाइनेंशियल रेजिस्टेंस में 1 लाख रुपए इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज के लिए दिए जाएंगे, जैसे कि स्मॉल बिजनेसेस हो गए, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर बेस्ड वर्क, जो बहुत ही छोटे लेवल पे काम करते हैं, जैसे पापड़ बनाने वाला होता है ना, घर पे ही बिजनेस शुरू कर देते हैं जो, है ना, उनके लिए हम 1 लाख रुपीज का इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी के लिए
असिस्ट करेंगे, ठीक है। विमेन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स चला रही हैं उनके लिए ये वर्किंग कैपिटल उनको दिया जाएगा ताकि उनका एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट मिल सके। उसके बाद में एप्लीकेशन प्रोसेस, ठीक है, जो भी जो फैमिलीज ऐसी हैं कि अभी भी पॉवर्टी में हैं उनके लिए ये ओपन है स्कीम टू यूज। एनकरेज टू अप्लाई एंड गेट लिंक्ड विद स्टेट स्कीम्स फॉर स्किल एंड लाइवलीहुड, ठीक है। स्पेशल फोकस विद डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंसेस के ऊपर स्पेशल फोकस दिया गया है। ये सिर्फ इसकी डिटेल्स के बारे में बात हो रही है। सेकंड फेज में और 5002 विलेजेस लिए जाएंगे। अभी कितनी अजीब बात है, अब इसीलिए मेरे को थोड़ा सा इस बार में ना थोड़ा आई डोंट लाइक दिस। 5000 आपके फर्स्ट फेज में थे तो सेकंड फेज में भी 5000 ही कर लेते। 5002 क्या होता है ना? मतलब अलग से मेमोरी कार्ड लगता है माइंड का। खैर, इतनी फैमिलीज को सर्वे किया गया। पहले वाली फैमिलीज 36,000 की थी, है ना, 36,632 ऐसा ही कुछ नाम था, नंबर था। और इस बार 23,000 फैमिलीज को लिया गया है। इस बार सेकंड फेज में 5002 विलेजेस में से ज्यादा फैमिलीज को लिंक करने की कोशिश की जाएगी ताकि उनको और सपोर्ट और स्कीम्स के साथ में जोड़ा जा सके। स्कीम का इम्पैक्ट और विजन, अभी तक अपन यही बात कर रहे हैं, ठीक है ना, उनको बेटर पोजीशन पे लाना है और अंत्योदय फिलॉसफी से हम अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अंत्योदय का आपको मीनिंग पहले भी बताया हुआ है। अंत का मतलब होता है एंड और उदय यानी कि उदय, उनका राइज होना, उनको बेटर पोजीशन पे लाना। तो अपलिफ्टमेंट ऑफ द लास्ट पर्सन स्टैंडिंग इन द सोसाइटी। लास्ट पर्सन यहाँ पर सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि कोई किसी की टिकट खरीदने के लिए लाइन लगी हुई और जो लास्ट में खड़ा है उसको टिकट मिलनी चाहिए। अंत्योदय का मतलब होता है जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, जो सबसे लास्ट में है ना, उसकी भी हेल्प होनी चाहिए, उसको भी बेनिफिट मिलना चाहिए। ये आपका अलग से न्यूज है। नेक्स्ट न्यूज, नेशन वाइड कैंपेन ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। तो नेशन वाइड कैंपेन है, ये राजस्थान की न्यूज में नहीं होना चाहिए था वैसे तो, खैर कोई बात नहीं। हम चाहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन और ज्यादा इंडिया की सोसाइटी को पेनिट्रेट करे, ठीक है। तो जनधन अकाउंट से काफी फर्क तो पड़ा, लेकिन हम चाहते हैं कि सबके हाथ में बैंक अकाउंट हो। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि भारत सरकार का डिपार्टमेंट है, वो एक नेशन वाइड कैंपेन चला रहे हैं। ये आपकी डेट है, ये आपको याद होनी चाहिए, 1 जुलाई से 30 सितंबर, इसी साल की बात है, 2025 की ही बात है। फोकस्ड ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सोशल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल इंक्लूजन अगेन जनधन योजना, और सोशल सिक्योरिटी, अगर आपके पास में बैंक अकाउंट है तो आपके पास में बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने का एक रास्ता मिल गया आपको, ठीक है। क्या क्यों कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। बैंकिंग सर्विसेज मिलनी चाहिए उनको, इंश्योरेंस मिलना चाहिए, पेंशन सर्विसेज उनकी आसान हो जाएगी। कहाँ तक? ग्राम पंचायत लेवल तक। वही वाली बात है, हम चाहते हैं सबके पास में ये सुविधा हो, ठीक है। स्पेशल कैंप्स लगाए जाएंगे हर ग्राम पंचायत में, एटलीस्ट एक बार लगाया जाएगा, और ज्यादातर इसको सैटरडेज को ऑर्गेनाइज किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको अटेंड कर सकें, ठीक है। इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी कौन है? सुधांशु पंत जी हैं। उन्होंने सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स जो राजस्थान में डीसीज हैं उनको सबको आदेश दिए हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि वो इसको ऑर्गेनाइज करने का अपना प्लान तैयार करें, ठीक है। किसके साथ मिलके? डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी के साथ मिलके। बिना बैंक के थोड़ी ना कर लोगे, बिना बैंक के तो नहीं हो जाएगा ना, तो बैंकों को तो साथ में लेना पड़ेगा ना। तो बहुत ही लोएस्ट लेवल जो बैंक की यूनिट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकिंग कमेटी, उनके साथ में मिलकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हर जिले में, हर गांव में एक बार कैंप जरूर लगाएंगे। कैंप में सभी बैंकों का पार्टिसिपेशन इंक्लूड किया गया है, लॉजिस्टिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज भी प्रोवाइड किए गए हैं, सिटीजन्स को एनकरेज किया जाता है। हम चाहते हैं कि लोग खुद जुड़ें, हम सिर्फ उनको रास्ता दे देंगे कि यहाँ से आके जुड़ना है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप खुद जुड़ें, ठीक है। क्या की फोकस क्या है? वेरिफिकेशन। जिन जनधन अकाउंट्स में कोई एक्टिविटी नहीं हुई है उनका रीवेरिफिकेशन हो, नए अकाउंट खोले जा सकें। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर जीरो बैलेंस अकाउंट्स, इसका सबसे बड़ा यूएसपी यही है कि जीरो बैलेंस अकाउंट्स हैं। अगर आपके पास में 1 रुपए भी नहीं है सब डिपॉजिट करने के लिए, तो आपका बैंक आपके अकाउंट को बंद नहीं कर देगा, आप पे पेनल्टी नहीं लगाएगा। जीरो बैलेंस अकाउंट, खाली रखना चाहते हो अकाउंट को, खाली रखो, लेकिन अकाउंट मेंटेन करो, ठीक है। गुड। ऑब्जेक्टिव क्या है? लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, एम्पावरिंग रूरल सिटीजंस इकोनॉमिकली। फाइनेंशियल अगर सिस्टम की बात हो रही है तो इकोनॉमिक उनका सपोर्ट बनता है। कैंपेन की क्या सिग्निफिकेंस है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सबको पता है, नहीं पता है मैं बता देती हूँ। 2015 में ग्लोबल गोल्स के नाम से एक डिसीजन लिया गया था। 2015 में ग्लोबल गोल्स के नाम से एक डिसीजन लिया गया था जिसमें 17 गोल्स डिसाइड किए गए थे। उनमें से गोल नंबर 1 और गोल नंबर 8 को ये सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को का एजेंडा क्या है? 2030 तक वर्ल्ड को सस्टेनेबल फ्यूचर देना, ये एजेंडा है एसडीजी का।
सस्टेनेबल फ्यूचर, और टाइम कितना बचा है? 5 साल। क्या लगता है कुछ हो रहा है? पता नहीं। पता नहीं, है ना? ओके। इंश्योर्स यूनिवर्सल फाइनेंशियल कवरेज। हम चाहते हैं कि यूनिवर्सल फाइनेंशियल कवरेज हो। यूनिवर्सल का मतलब ये नहीं है कि दुनिया भर के लोग आके अपना अकाउंट खोलेंगे। यूनिवर्सल का मतलब होता है हमारे सारे सिटीजन्स, हमारे सब, ठीक है, इनका फाइनेंशियल कवरेज होना चाहिए, रिस्क प्रोटेक्शन होना चाहिए इंश्योरेंस और पेंशन के थ्रू। इसमें अब ये तो आपको पता चली गया कि कौन कौन इन्वॉल्व होने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, बैंक और पंचायत इन्वॉल्व होने वाली हैं इसमें। ये ये जो 4 स्कीम्स हैं ये आपके लिए जरूरी हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। ये चारों पॉलिसीज, ये चारों योजनाएं, पॉलिसी, स्कीम, जो भी इनको बोलना चाहें, ये चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इनकी अगर आप डिटेल चाहते हैं तो एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आपको ऑलरेडी आता है तो यहाँ पर कनेक्शन के लिए जरूरी है समझना, ठीक है। ये चारों फाइनेंशियल इंक्लूजन का बहुत बड़ा बल्क है ना। यहाँ पर तो आपकी बैंकिंग सर्विस आ गई, यहाँ पर आपकी इंश्योरेंस आ गया, और यहाँ पर आपका पेंशन वाला पोर्शन आ गया। इन्हीं 3 चीजों को अचीव करने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन लाया गया था, यूनिवर्सल फाइनेंशियल इंक्लूजन, वो यही है। एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है? इंक्रीज इन एक्टिव बैंक अकाउंट्स। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग बैंक अकाउंट खोलें और उस अकाउंट पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूर करें। इंश्योरेंस कवरेज मिले और पेंशन हो। बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पेंशन, ठीक है ना? ओके। फाइनेंशियल लिटरेसी में इसको हेल्प मिलेगी। ये अगर आप बैंक से लोगों को जोड़ेंगे तो उनको नई नई स्कीम्स का, नई नई पॉलिसीज का पता चलेगा, तो वो फाइनेंशियली लिटरेट होंगे, अपना पैसा बचाना सीखेंगे, इन्वेस्ट करना सीखेंगे, ठीक है। ओके। और रूरल पॉपुलेशन में एक कॉन्फिडेंस भी आता है, मेरा पैसा मेरे पास में सुरक्षित है, तो मुझे संदूक के अंदर कपड़ों में दबाने की जरूरत नहीं है, बैंक में सुरक्षित है, ठीक है। उस पर मुझे इंटरेस्ट भी मिलेगा। कल को मुझे कुछ छोटा मोटा काम स्टार्ट करना है तो मुझे उसके लिए लोन भी मिल सकता है, क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल है होगी। मेरे बूढ़े माँ बाप को मेरे जाने के बाद में मेरा इंश्योरेंस का पैसा मिल सकता है, ठीक है। रिटायरमेंट के बाद में मैंने जो भी सेविंग करी है उसके ऊपर मैं पेंशन की स्कीम ले सकती हूँ और उसका मुझे बेनिफिट मिल सकता है। समझ में आ गया? तो बहुत पर्सनल लेवल पे, बहुत ही ज्यादा रूरल लेवल पे इसके बेनिफिट्स क्या है मैंने आपको बता दिया। रूरल डेवलपमेंट की, ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना और मनरेगा, ये सब इसमें इन्वॉल्व होंगी। काम कर रहे हो आप तो मंथली सैलरी कहाँ आ रही है? हाथ में कोई कैश नहीं पकड़ाएगा, है ना, बैंक में ही जाएगा। तो बैंक में अकाउंट नहीं होगा तो पैसे कहाँ जाएंगे? तो इसमें सब लिंक हो जाएंगे, वही लॉजिक है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। राजस्थान को नए डीजीपी मिले हैं, राजीव शर्मा जी, ठीक है। और ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक बेसिक फैक्ट है, ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें दूसरी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने, अब ये जो राजीव शर्मा जी हैं, टेक्निकली इनका रिटायरमेंट 2026 में डन है, डिसाइड अप्रैल है शायद डेट, डिसाइडेड है। लेकिन इनको 2 साल का डीजीपी का भार संभालना है, 2 साल के लिए, यानी कि अब ये 2027 आई थिंक मार्च, ऐसा ही कुछ है, मार्च में या तो रिटायर हो रहे हैं और अप्रैल तक काम करेंगे, ऐसा ही कुछ है। मैं एग्जैक्टली मंथ्स में दोनों में कंफ्यूज हूँ, बट 2027 तक ये अपने ऑफिस में होंगे। तो 2026 में जब इनको रिटायर होना था तो 27 तक वो कैसे काम कर सकते हैं? वो इस कारण से काम कर सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह केस में बोला है कि अगर कोई नया डीजीपी अपॉइंट करती है सरकार, ठीक है, तो उनका चाहे रिटायरमेंट 10 दिन बाद ही क्यों ना हो, रिटायरमेंट के अलावा उनको कम से कम 2 साल तक कार्यभार दिया जाएगा। इसीलिए इनको 2 साल के लिए मिला है, जबकि इनका रिटायरमेंट 2026 में है। तो अब इनका रिटायरमेंट पोस्टपोन हो गया 27 में, तब होगा जब इनके ये 2 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। ये इस पोर्शन के लिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है। समझ में आ गया? ओके। और ओ, ये लिखा हुआ है, मैंने फालतू ही लिखा ऊपर, मैं क्या, मेरे को मंथ्स में कंफ्यूजन है। ओके, तो ये इसका मतलब अप्रैल में रहेगा इनका 2027 ओवर होगा, और 2026 के मार्च में इनका टेंटेटिव रिटायरमेंट होना चाहिए था, 60 इयर्स के हो जाते। नेक्स्ट ईयर मार्च में 60 इयर्स के हो जाएंगे, इनको रिटायर हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी 2027 अप्रैल तक सर्विस करेंगे। समझ में आ गया? गुड। इसका उस केस के कारण ही इस न्यूज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। नेक्स्ट न्यूज चलते हैं। जुडिशियल अपॉइंटमेंट, 2 नए जज मिले हैं राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच को। ये रहे, कहाँ गए, अनुरूप सिंह और संगीता शर्मा, ठीक है। अनुरूप सिंह ही है, सॉरी, आई एम नॉट, सिंह नहीं है, अनुरूप सिंह ही एंड संगीता शर्मा, रटना है इन दोनों नामों को, अनुरूप सिंह एंड संगीता शर्मा। अनुरूप सिंह जो है सीनियर एडवोकेट रहे हुए हैं और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी रहे हुए हैं जयपुर बेंच के, ठीक है। और संगीता शर्मा जी जो हैं वो 1992 की बैच टॉपर हैं,
राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में आरजेएस का एग्जाम होता है, आरजेएस का एग्जाम होता है। तो 92 की बैच की टॉपर थी, 92 के एग्जाम की टॉपर थी ये, ठीक है, रैंक 1। और इस वक्त ये अभी तक मतलब अजमेर, करौली, मेरठ और अलवर इन जगहों में सर्व कर चुकी हैं, सेशंस कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट जिनको बोलते हैं, वहां पर जज थी, ठीक है। अब इनका एक तरह से प्रमोशन हुआ है, ओके। और ऑल्सो पोस्टेड इन, ठीक है, जोधपुर और जगहों पे भी इनको पोस्टिंग मिली हुई है। सुप्रीम कोर्ट का कोलेजिस्लम, अब ये इस न्यूज के कारण इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जो ये पोर्शन है इसके कारण ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है। जुडिशियल बॉडी डिसाइड करती है कोलेजियम सिस्टम की कि कौन जज बनेगा हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट्स में, ठीक है। कोलेजियम सिस्टम, जो हाई कोर्ट का कोलेजियम होता है ना, वो एक लिस्ट देते हैं, और उस लिस्ट में, सॉरी, कोलेजियम में कौन कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो कोलेजियम बनाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि किसको जज बनाना है हाई कोर्ट में। वो एक लिस्ट तैयार करते हैं और उस लिस्ट को मिनिस्ट्री के पास भेजते हैं, लॉ एंड जस्टिस की मिनिस्ट्री के पास में, और फिर बाद में प्रेसिडेंट उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर करके उनको जज घोषित कर देती हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता ये पेज खाली क्यों है। यहाँ पे मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बता देती हूँ आपको, ठीक है, लास्ट में बताती हूँ, पहले अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? एलेबामा में। एलेबामा कहाँ पर है? एलेबामा राज्य है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, साउथ की तरफ पड़ता है, फ्लोरिडा से बॉर्डर लगती है इनकी, ठीक है। और इनका एक शहर है बर्मिंघम, हाँ जी, ये बर्मिंघम ही है। और एक और बर्मिंघम है जो कि यूके में है ना, जहाँ पर यूके का राजा, उनका रेजिडेंस है ना, बर्मिंघम पैलेस में। खैर, तो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स जो है वो इस डेट से इस डेट तक चलेंगे, 27 जून से 7 जुलाई तक। 27 जून चली गई है, 7 जुलाई भी चली गई है, आज एक्चुअली 7 जुलाई के बाद का टाइम है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर वर्ल्ड फायर गेम्स एंड वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स चल रहे थे इन राजस्थान के कचनार चौधरी और हैं। खैर, इनको शॉटपुट और डिस्कस थ्रो में गोल्डन सिल्वर मिला है रेस्पेक्टिवली, ये आपको याद रखना है। इन्होंने ट्रेनिंग करी है राजस्थान स्पोर्ट्स फाउंडेशन मुंबई से, ठीक है। ये हैं कचनार चौधरी जी, और वो हैं दिलीप कुमार मलाव, इनको गोल्ड मिला है, इधर आ जाएगी न्यूज, ये रहे, इनको गोल्ड मिला है, ठीक है ना, कराटे में, ये आपको याद रखना है। इन्होंने गोल्ड जीता है, मलेशिया को सेमीफाइनल में हराया और रोमानिया को फाइनल में हरा के। 70 कंट्रीज यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। 10 सिलेक्ट, हाँ, राजस्थान पुलिस ने 10 कैंडिडेट्स भेजे थे, 10 एथलीट्स भेजे थे, और उनका रिजल्ट है। एक और है इसमें नाम, अभी शायद बाद में आ जाएगा। वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स क्या है? हर 2 साल में होता है, ठीक है ना, हर 2 साल में होता है। दुनिया भर की फायर पुलिस और जो रेगुलर पुलिस होती है ना अपन की, उनका एक तरह से स्पोर्ट्स इवेंट होता है, और इसमें बहुत सारे टाइप के स्पोर्ट्स इंक्लूडेड हैं। इंस्टीट्यूशनल एनकरेजमेंट, ठीक है, समझ में आ गया हो। तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए कचनार चौधरी जी का आपके पास में बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आ गया, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ बार बार, इस तरह के टॉपिक्स आपके पैराग्राफ राइटिंग, ऐसे राइटिंग, या फिर क्वेश्चंस डायरेक्ट जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनमें आते हैं। कोई ये नहीं पूछेगा कि कचनार चौधरी जी के बारे में हमें है ना 2 पैराग्राफ लिख के दो, ऐसा नहीं होता है। वो इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे जहां पर आपके पास में इनका एग्जाम्पल देने का आपके पास में एक मौका होगा, तो न्यूज का पता होगा तो एग्जाम्पल दे पाओगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर, स्ट्रेटेजिक स्पोर्ट्स प्लानिंग, ठीक है। सरकार क्या कर रही है वाली बात है, सरकार कितना प्रोत्साहन देती है एथलीट्स को, कितना इन्वेस्टमेंट करती है उनके ऊपर, ठीक है ना, और क्या क्या नए टर्म्स एंड प्लान्स हैं जिनको वो यूज करके बेनिफिट कर सकते हैं अपनी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में, वो वाली चीजें आ जाती हैं। हाँ, ये रही वो तीसरी न्यूज। कृष्णा शर्मा सब इंस्पेक्टर है राजस्थान पुलिस में, जयपुर सिटी में पोस्टेड है अभी, और इन्होंने बॉक्सिंग में गोल्ड जीता है ना, जयपुर में ही है अभी, रेजिडेंट ऑफ चोमू, चोमू जयपुर के पास में एक जगह का नाम है, वहां के हैं, ठीक है। इन्होंने तीसरी बार गोल्ड जीता है बॉक्सिंग में, वो भी विदेश की धरती पर, ठीक है, वो ऐसे ही लिखा हुआ है इसलिए मैंने वैसे ही बोल दिया। इन्होंने फाइनल में मंगोलिया को हराया था और गोल्ड जीता था, ठीक है, यही है वो तीसरी न्यूज। इन्होंने कॉलेज के टाइम से बॉक्सिंग में अपना इंटरेस्ट रखा है, और इनकी फिजिकल एक्सेलेंस और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट ने इनको गोल्ड जीतने में मदद करी। ये सब आपके ऐसे राइटिंग के वर्ड्स होते हैं, मैंने एज इट इज उतारे हैं, इनको यूज करने लायक चीज है ये, ठीक है। इन्होंने अपनी विक्ट्री रिपीट करी है, ठीक, इंडियन पुलिस, समझ में आ गया है ना, ये पूरी न्यूज इसी बारे में है। एज एन ऑफिसर कृष्णा शर्मा बिकम्स अ रोल मॉडल फॉर द यूथ। अब इनको विमेन एम्पावरमेंट के एग्जाम्पल में तो नहीं ले सकते, लेकिन यूथ के एग्जाम्पल में तो ले सकते हैं, ठीक है, गुड। स्पोर्ट्स के एग्जाम्पल में, यूथ के एग्जाम्पल में इनमें इनको यूज कर सकते हैं, इनके नेम को। ड्यूल करी, अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सी चीज, ये तीनों इस वक्त पुलिस फोर्स में एक्टिव ड्यूटी पे हैं, ठीक है, और इन तीनों ने
वाइल बीइंग एक्टिव ऑन ड्यूटी, ये मेडल्स जीते हैं। तो इससे इस चीज का पता चलता है कि ये पॉसिबल है और इसको एनकरेजमेंट भी मिलेगा। ठीक है, इंटरनल ट्रेनिंग, सपोर्ट और मोटिवेशन के बारे में पता चलता है, जो राजस्थान पुलिस डिपार्टमेंट ने इनको हेल्प करी होगी। ओके, और इंपॉर्टेंस किस चीज को, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और स्काउटिंग को राजस्थान में इंपॉर्टेंस देनी, और कॉलेज लेवल से, है ना, जैसे अभी दिलीप कुमार जी का अपन ने नाम जो देखा है, न्यूज देखी है, वो कॉलेज लेवल से कृष्णा शर्मा यही है ना, हाँ जी कृष्णा शर्मा, दिलीप कुमार मालवा तो वो तो उसमें है, कराटे में है। तो ये कॉलेज टाइम से बॉक्सिंग करते आ रहे हैं, तो कॉलेज के टाइम से ही इस बात का आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी है कि क्या ये पोटेंशियल एक स्टार एथलीट बन सकते हैं, वहीं से उनको स्काउट करना जरूरी है। समझ में आ गया, न्यूज यही है, इतनी ही है। नेशन ब्रांडिंग, नॉन मेन स्ट्रीम जो स्पोर्ट्स हैं उनको हाईलाइट मिलेगा, अगर हम इस तरह से मेडल्स जीतेंगे और उनके बारे में न्यूज आएगी तो फिर उनको भी नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंस मिलेगी। ठीक है ना, नॉन मेन स्ट्रीम है ये, क्यों, क्योंकि मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स क्या है इंडिया में, क्रिकेट, है ना। ओके, और मोटिवेशन सिस्टम ये आपके, हाँ बाय द वे, स्पोर्ट्स के लिए खेलो इंडिया, फिट इंडिया और मिशन यूथ एम्पावरमेंट, ये स्पोर्ट्स के लिए और यूथ मोटिवेशन ये लो, है ना, इन दो टॉपिक्स में भी इनका एग्जाम्पल बनता है ना, इन दो टॉपिक्स में तो जो तीनों मेडलिस्ट हैं इन तीनों का एग्जाम्पल बनता है। समझ में आ गया, यही न्यूज थी आज की, और इतना ज्यादा कुछ बहुत फैक्चुअल था नहीं आज, पर इनमें न्यूज को इसलिए लेकर आए क्योंकि इन न्यूज के लिए फैक्ट्स इंपॉर्टेंट थे, वो कहाँ से वो न्यूज इंपॉर्टेंट हो गई, जिसे वो सुप्रीम कोर्ट वाले केस मैंने बताई। ठीक है, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देख लेते हैं अपन थोड़े से। इनको याद करने का तरीका होता है, मैं आपको बताती हूँ। ओके, सबसे पहले आपकी गरीबी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, गरीबी नहीं होगी तो भुखमरी नहीं होगी, भुखमरी नहीं होगी तो अच्छी हेल्थ भी होगी। समझ में, मैं लर्न करने का भी तरीका बता रही हूँ, यही गोल्स भी हैं, पूरे पूरे सेंटेंसेस लर्न करने की जरूरत नहीं है, टॉपिक आना ज्यादा जरूरी है कि उस नंबर के गोल में आखिर बात किस बारे में की गई है। ठीक है, पावर्टी नहीं होगी तो भुखमरी नहीं होगी, भुखमरी नहीं होगी, अच्छा खाना खाओगे तो अच्छी हेल्थ होगी, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। अगर ये सब अच्छा होगा तो आपका सबसे बड़ा आपको बेनिफिट मिलेगा एजुकेशन में, पेट की चिंता नहीं करनी पड़ेगी तो किताब खोल के बैठ जाओगे। इसलिए तो कहते हैं ना कि मतलब जो पुअर चिल्ड्रन होते हैं वो स्कूल क्यों नहीं जा पाते, क्योंकि उनको तो एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, लाइवलीहुड अर्न करने की जरूरत है। तो अगर आपका पेट भरा हुआ होगा और अच्छे से भरा हुआ होगा तो आप एजुकेशन ले पाएंगे। जब आप एजुकेशन लेंगे तो ये जो भेदभाव वाली बातें होती हैं ये सब आप नहीं करेंगे, तो आप जेंडर इक्वालिटी को अचीव करने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रहा है ना, यही लर्न करने का तरीका, मैंने ऐसे ही लर्न किया हुआ है। जेंडर इक्वालिटी अगर होगी तो उसके बाद में आपके पास में और काम करने का आपके पास में टाइम होगा। अब जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा पानी और सफाई की जरूरत है, तो आपके पास में क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन आपका फोकस हो जाएंगे। जब ये आपका फोकस हो जाएंगे ना, क्लीन वाटर और सैनिटेशन, तो उसके बाद में आपका फोकस हो जाएगा एनर्जी, क्लीन एनर्जी। अब हम क्लीनलीनेस की तरफ जा रहे हैं, है ना, कोयला जला के बिजली नहीं पैदा करेंगे, वो तो अनएजुकेटेड पॉइंट हो गया। हमने एजुकेशन ले ली तो अब हमें पता है कि क्लाइमेट का इम्पैक्ट क्या, क्लाइमेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है हमारी एक्टिविटीज से, और एनर्जी के बिना काम कुछ चलता नहीं है। तो जब हमने पानी और सफाई कर ली ना, तो अब हम एनर्जी के ऊपर ध्यान देंगे, लेकिन क्लीन एनर्जी के ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है, क्लीन एनर्जी के ऊपर ध्यान देने के बाद में हमारा क्या फोकस होएगा, अब हमारा काम होगा वर्क। अब हम कुछ काम करेंगे, जब हम काम करेंगे तो हम इनोवेशन करेंगे और इंडस्ट्री स्टैब्लिश करेंगे। जब इंडस्ट्री स्टैब्लिश करेंगे, इनोवेशन होगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव मिलेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी। हो गया, कितने हो गए अभी तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इकोनॉमी बढ़ा दी अपन ने, है ना। इकोनॉमी बढ़ा देंगे तो इनइक्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी, इनइक्वालिटी रिड्यूस होगी, तो इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट, कितने कितने गोल्स हो गए, 1 2 3 4, ठीक है, समझ में आ गया। अब इनइक्वालिटी हमने खत्म कर दी, तो हमारे शहर जो होंगे, जो हमारी रहने की जगह, जो हमारी कम्युनिटीज हैं वो बेटर होंगी। तो यहाँ पर सिटीज एंड कम्युनिटीज की बात होगी,
अब मुझे एक देखना है बस, कम्युनिटीज। और जब हम बेटर लोग होंगे तो हमारा कंजम्पशन क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन के बाद में हमारे को दो जगह पे और काम करना है, क्लाइमेट और लाइफ। अब हम ध्यान देंगे दूसरों के ऊपर, क्लाइमेट एक्शन करेंगे, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेंगे और क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करना सिर्फ हवा को प्रोटेक्ट करना नहीं होता है, लाइफ को प्रोटेक्ट करना होता है। तो लाइफ, इसके दो पार्ट्स हैं, एक तो पानी के अंदर की क्या लाइफ है और जमीन के ऊपर जो लाइफ है उसका भी ध्यान देंगे। समझ में आ गया? जब हम लाइफ प्रोटेक्ट, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, लाइफ के बारे में बात कर ली, लाइफ ऑन लैंड एंड लाइफ बिलो वाटर। अब जब सब कुछ अच्छा हो गया ना, तो हम फाइनली राम राज्य की बात कर सकते हैं, पीस, जस्टिस और लास्ट में स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। पीस और जस्टिस कैसे मिलेगा, जब इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है ना। और ये सब कुछ करने के लिए आपको एक चीज की जरूरत है, जो 17th गोल है अपना। 17th गोल जो है वो है पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया को एक आके करना पड़ेगा तभी होएगा। ये आपके 17 गोल्स हो गए, 16 मैंने यहाँ लिख दिए, 17th गोल आपका वर्ल्ड पार्टिसिपेशन से होगा, पार्टनरशिप फॉर गोल्स, पार्टिसिपेशन फॉर द गोल्स, ये सब है। समझ में आ गया? ये आपके आज की सारी न्यूज हो गई, नेक्स्ट वीक मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीक 2 न्यूज और इंपॉर्टेंट बनेंगी, और कोई भी और फैक्चुअल डेटा होगा तो मैं शेयर करूंगी आपके साथ में। ओके, थैंक यू।